बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, इससे पहले हमने आपको लेक शोर सिटी के बारे में काफ़ी सारी मालूमात दी थी और लेक शोर सिटी के बारे में आपको जो जो हक़ाइक़ हमने बताए थे, इंशाअल्लाह ताला आज हम इन चीज़ों का इहाता करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं चेयरमैन लेक शोर सिटी सैयद सादात हुसैन शाह साहब। इंशाअल्लाह ताला ये खसूसी इंटरव्यू हम आपके लिए लेके आए हैं और इसमें जो जो सवालात आप लोगों ने हमसे पूछे हम डायरेक्ट जो है वो चेयरमैन साहब से पूछेंगे। आज ही इस वक्त हम जो मौजूद हैं लेक शोर सिटी जो है उसकी साइट के ऊपर। इंशाअल्लाह ताला इसका मैं आपको वीडियो के दरमियान में जहाँ जहाँ पे मुझे मौका मिलेगा मैं आपको इसके व्यूज़ भी दिखाऊँगा और इसकी जो सिनेमैटिक जो सीनरीज़ होती हैं जो कि एक आँखों को भाती है। यहाँ पे आके जब आप बैठते हैं, यहाँ पे आके जब आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको जो एक फ़ील आती है, जो सुकून आता है, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ पे बैठा हुआ इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप भी यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप भी यहाँ पे अपना प्लॉट लेंगे तो ये सारी चीज़ें आप भी महसूस करेंगे। अपने इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सादात शाह साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्लाह का एहसान है। आप बताइए, ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा शाह जी, आज हमारा मकसद जो था वो ये था कि हम अपने व्यूवर्स के लिए आपका जो है एक खसूसी इंटरव्यू जो है उसका इनाकाद करें और जो जो सवालात हमसे पूछे गए थे वो हम आपसे जो है वो पूछें और उसका जवाब जो है हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए ज़रूर बताएं। सबसे पहले चीज़ तो मुझे ये बताएं शाह जी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक कस्टमर है जिसके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर, तो वो आपके ही प्रोजेक्ट के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करे? क्या ऐसी खूबी है कि जिसकी वजह से वो लेक शोर सिटी में इन्वेस्टमेंट करेगा, बाकी वाली सोसाइटीज़ में नहीं करेगा? सबसे पहले कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है लैंड, उसके बाद उसकी अप्रूवल, क्योंकि लैंड भी बहुत सारे लोगों के पास होती है, अप्रूवल ही नहीं मिलती। अप्रूवल सबसे इम्पोर्टेंट होती है और फिर लैंड होती है। ये तो होता है प्रोजेक्ट की एथेंटिसिटी के लिए। उसके बाद साइट पे डेवलपमेंट और सारा कुछ जो कि आप देख रहे हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट एज अ कस्टमर पर्सपेक्टिव से है ना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए कि आप जिस प्रोजेक्ट के साथ काम करें वो प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो आपको पता है। उसकी 6-7 पैरामीटर हैं जिसमें सबसे पहले एनओसी, फिर लैंड, फिर उस लैंड के ऊपर पोजेसन, फिर उस लैंड की टाउन प्लानिंग हुई है, उस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग हो रही है, उस प्रोजेक्ट पर डेवलपमेंट हो रही है और डेवलपमेंट की पेस क्या है, फिर डिलीवरी का पता चलता है। एज अ कस्टमर की ज़रूरत टोटली डिफरेंट है। कस्टमर ये चाहता है कि जिस जगह मैं प्लाट लूँ क्या वहाँ मैं आबाद हो सकता हूँ। देखिए, हर कस्टमर का असल मकसद वहाँ आबाद होना है। किसी भी प्रोजेक्ट की आबाद होने के लिए कुछ बेसिक नीड्स हैं। अगर वहाँ पे एक फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट सेल हो गया, आपके ने सेल कर दिया, आपके कस्टमर ने ले लिया, हमने डेवलप कर दिया, अब उसने आबाद होना है, उसकी कुछ नीड्स हैं। सबसे पहले उसकी बेसिक नीड है किसी भी प्रोजेक्ट में किसी के वहाँ पे पानी का क्या मामला, क्योंकि देखिए आने वाले वक्त में वर्ल्ड है, WHO ने कह दिया कि पाकिस्तान में और स्पेशली इस्लामाबाद को कराची जैसा पानी की शॉर्टेज फील होगी। यहाँ पर अगले 200 साल तक आपको पानी का मसला नहीं है। और ये पानी इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जब इस्लामाबाद बना तो सबसे पहले सिमली डैम, रावल डैम बना, फिर आगे जब G10 से आगे गया तो खानपुर डैम स्पेशल वहाँ पानी देने के लिए बना, एयरपोर्ट बना तो उसके साथ रामा डैम बना कि यार पानी की ज़रूरत पूरी करनी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, कस्टमर अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोजेक्ट में आपके कस्टमर ने घर बना लिया, अब वो उसको जॉब चाहिए ना उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो जॉब घर के पास नहीं आती, घर जॉब के पास जा सकता है। यहाँ पर जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, टूरिज़म की जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि खानपुर डैम के ऊपर बहुत सारी। इसके अलावा हतार और टेक्सला इंडस्ट्रियल जोन है, 200 प्लस फैक्ट्रीज़ हैं। यहाँ पे चौकीदार भी काम कर रहा है, डायरेक्टर भी, हर एक के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके बाद जब उसके पास जॉब है, वो यहाँ रह रहा है, फिर उसके बच्चे, उनको स्कूल्स चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ चाहिए। यहाँ पे 5 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं, UET टेक्सला, UET हाईटेक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाई है, पार्क स्टेरिया है, कॉम्सटेक है, ऑलरेडी 2 मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं। फिर वो चाहते हैं यहाँ पे मैं घर बनाऊँ, उसके लिए उसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए। वो यहाँ पर आपको पता है रेत बजरी तो यहीं से निकलती है, सीमेंट सरिया तार से आता है, सारी फैक्ट्रीज वहीं पे, टेक्सला से मार्बल आता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे 30% डिस्काउंट है। इसका ये मतलब है जो घर अगर किसी जगह पे आपका 10 करोड़ का बनता है वो यहाँ पे 7 करोड़ का बनेगा, 3 करोड़ रुपये की प्राइस सेविंग। फिर उसके बाद जो अगला उसकी ज़रूरत है वो अगर आप समझें तो उसकी नेक्स्ट ज़रूरत है कि उसको सरकारी काम होते हैं। हर इलाके में आपको
उधर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, उसके पुलिस ऑफिसर से, उधर अस्पताल जाना होता है, पब्लिक बिल्डिंग्स के साथ रिलेटेड काम है। ये तहसील हेड क्वार्टर है, यहाँ पे तमाम पब्लिक बिल्डिंग्स मौजूद हैं। फिर एक्सेसिबिलिटी, आपने यहाँ से आना जाना है, चीची इंटरचेंज, हज़ारा और सीपेक मोटरवे से आप आ सकते हैं, जीटी रोड से आप टेक्सला के ज़रिए आ सकते हैं, इस्लामाबाद से आप अलेक्जेंडर रोड, रिंग रोड से आ सकते हैं। मल्टीपल एक्सेस हैं आपके पास। फिर अगला आपका जो चैलेंज होता है वो गैस, बिजली, पानी, टेली कम्युनिकेशन की लाइन्स हैं। ये हम किसी जंगल में नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी सब चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो देखें, उनके बाद ये वो चीज़ें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, उनको अस्पताल चाहिए सरकारी, वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। देखिए, एक आम आदमी की नज़र से सोचें, जिसके लिए बस का किराए से टैक्सी का किराया लाइफ चेंजिंग एक्सपेक्ट होता है। हमारा वो जो प्रोजेक्ट है, जहाँ पर रहने के लिए जो भी आपकी ज़रूरतें, वो सारी हमने यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। हम इसलिए इधर प्रोजेक्ट लेके आए। हमने ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी बनेगी, वो आएगी, ये होगा, नहीं, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे जस्ट यू नीड अ बिल्ड योर हाउस एंड बस लिव देयर। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में शाह जी हमें ये चीज़ बताई। अच्छा शाह जी, आपके कहने का मकसद ये है कि आप जब यहाँ पे कोई भी हमारा कस्टमर घर बनाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको पानी की यहाँ पे किल्लत महसूस नहीं होगी, यहाँ पे बिजली मौजूद होगी, गैस मौजूद होगा, इसके अलावा यहाँ पे स्कूल्स मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, इसके अलावा आपने यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का बता दिया, इसके अलावा आपने सरकारी इदारों का बता दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसी जगह के ऊपर बैठे हुए हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत ज़िंदगी की सारी चीज़ें मैसर होंगी। कहीं ऐसा नहीं आपको फीलर आएगा कि आप कहीं जंगल में जाके बैठ गए। गुड, अब आते हैं जी दूसरे पॉइंट की तरफ। क्योंकि जो भी एक प्रोजेक्ट होता है ना, उसके अंदर ज़्यादातर ये होता है कि लोगों के पैसों के ऊपर गेम की जाती है। लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाता है और लोग जो हैं वो तरसते रहते हैं जी कि हमें डिलीवरियां दी जाएं, और लोग साल हर साल इंतज़ार करते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपका जो वे ऑफ वर्क है वो क्या होगा? आप किस तरह से इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे? और आया कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके जो कस्टमर्स होंगे, जो क्लाइंट्स होंगे, उनको 4-4 साल, 5-5 साल इंतज़ार करना पड़े? अच्छा जी, सबसे पहले तो वे ऑफ वर्किंग ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले लैंड ख़रीदी, सारी लैंड कंपनी के नाम है। फिर उसके बाद इसकी अप्रूवल ले ली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हम कोई ओपन फाइल इसलिए नहीं दे रहे, कोई डीलें नहीं बेच रहे कि हमने मार्केट से या किसी इन्वेस्टर से या क्लाइंट के पैसों से काम नहीं करता। हमने सब अल्हम्दुलिल्लाह अपना 100% स्टेक इसलिए लगाया है क्योंकि सबसे पहले जब हमें अपने पैसों की फ़िक्र होगी तो फिर उसके बाद क्लाइंट के पैसों की फ़िक्र होगी ना। हम जब जितनी जल्दी डिलीवर करेंगे तभी हमें प्रॉफिट भी तब ही होगा और हमारे पैसे भी तब निकलेंगे। तो इसलिए हमारा एक क्लियर बिजनेस मॉडल है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि हमारा जी 5 साल का पेमेंट प्लान है और 3 साल में हम कब्ज़ा दे रहे हैं, ठीक है जी। बिफोर 2 ईयर्स, लोग तो पेमेंट प्लान से 2 साल बाद देते हैं ना। तो अब ये सारा है क्लाइंट्स के ऊपर है, वो कितना जल्दी हमसे कब्ज़ा लेना चाहते हैं। वो अगर कब्ज़ा लेने के लिए चाह रहे हैं, मैं तो आज भी आपको फार्म हाउस का कब्ज़ा देने के लिए तैयार हूँ। जब अभी प्रोजेक्ट लॉन्च भी नहीं हुआ था, आपको पहले दिन कहा था। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी कस्टमर आए वो यहाँ आबाद हो, क्योंकि हमारी नज़र में हमने इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान का ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है कि यहाँ पे जो लोग अपने घर होने, अपने फार्म हाउस होने पे फ़ख्र करें। आपने कब्ज़े की बात की ना शाह जी, कि आज भी आप जो है ना यहाँ पे कब्ज़ा देने के लिए रेडी हैं, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि कब्ज़े के लिए आपको कम से कम ये होगा, आपकी स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, आपकी कटिंग्स हुई होती है, उसमें रोड्स बिछे होते हैं, उसमें सीवरेज का इंतज़ाम मौजूद है, बट ये वाली चीज़ें अभी मौजूद नहीं है। तो कब्ज़ा किस तरह से दे सकते हैं आप? बड़ी ही प्यारी बात की। देखें, 2 तरह के कस्टमर हैं। एक कस्टमर ये कहता है कि हमें हाई एंड डेवलपमेंट चाहिए, हाई एंड जैसे आपने लग्जरीज बताई हैं। तो देखें, सेंटोरस एक दिन में तो नहीं बनता ना, उसके लिए फिर आपको 10 साल सब्र करना पड़ता है। मैं सेंटोरस की मिसाल दे रहा हूँ, हमारे पास नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का भी एक वर्किंग टाइम है ना। जिस बंदे को फ़ौरन पोजीशन चाहिए उसके लिए तो हमने एक अलहदा बनाया, उसमें हम पहले दिन कहते हैं कि यार वो आपको हम आम सी गलियाँ निकाल के आम सी सीवरेज दे देंगे, वो इस हिस्से का नहीं होगा। जिस बंदे ने हाँ एक हाई एंड डेवलपमेंट के साथ रहना है तो वो तो कम से कम 3 साल टाइम लेगी ना। ये 3 साल टाइम हम दिन रात काम करके 3 साल कह रहे हैं। और आपके सामने 3 महीने में मैंने जो काम किया, आपके सामने 3 महीने में साइट ऑफिस बनाया है, सारे रोड निकाले हैं, अभी नीचे काम हो रहा है। हम तो दिन रात काम, आज संडे वाले दिन भी आप आएँ देखें काम हो रहा है। बेहतरीन जी, संडे वाले दिन भी काम हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि शाह जी, कोई भी एक अच्छी सोसाइटी आपने करनी होती है, डेवलप करनी होती है, उसके पीछे उसका जो प्लानर होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इसका डिज़ाइनर है, जो इसका प्लानर है, जो टाउन प्लानर है, वो कौन है? उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? क्या उसने ऑलरेडी भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम किया हुआ है? सर सैयद रिजवान शाह उनका नाम है। अर्बन सोल्यूशन बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह DHA कोयटा को 2 लाख कनाल पे टाउन प्लान करके दे रहे हैं। इसके अलावा फैसल टाउन 2 के
फेज़ 2 को वो टाउन प्लान करके दे रहे हैं। इसके अलावा उनका सिटी हाउसिंग के साथ बड़ा काम है और बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं जो डिलीवर हो चुके हैं। किसी टाउन प्लानर का तब पता चलता है जो प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हों, उधर आबादी हो। रहमान गार्डन आपके बिल्कुल घर के पास है, ये भी उनके टाउन प्लान किया, ये उनके पहले प्रोजेक्टों में से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी सारा अच्छा काम कर रहे हैं। और आखिर कुछ तो उनमें ख़ास बात है कि DHA, फैसल टाउन और सिटी हाउस तीनों बिग फिशेस उनके साथ काम कर रही हैं। और वो थैंक यू कि उन्होंने कहा जी मेरी ज़िंदगी का जो सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट है वो लेक शोर है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक डिफरेंट ट्रेन के साथ पहली बार काम करूँ। बहुत खूब जी। जैसा कि आपने सुन लिया, शाह जी का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो टाउन प्लानिंग है वो भी एक बड़े अथेंटिक जो है रिसोर्स उनसे करवाया जा रहा है जो कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ ऑलरेडी एफिलिएटेड हैं। अच्छा शाह जी, एक चीज़ बताएं कि प्रोजेक्ट के अंदर ना ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं कि ओवर सेलिंग हो जाती है। ओवर सेलिंग की वजह से मार्केट डाउन हो जाती है। आज जिस बंदे ने प्लॉट ख़रीदा होता है वो जाके 4 साल बाद जब उस प्लॉट को बेचने जाता है तो उसकी प्लॉट की आधी कीमत रखती है। मुझे ये बताएं कि आपकी सोसाइटी के अंदर क्या ऐसा होगा? देखें, कोई भी ये कहना कि हमारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। एक्शन इज़ लाउडर देन वर्ड्स। क्या ओवर सेलिंग क्यों होती है? सबसे पहले डील्स देने की वजह से होती है। फिर ओवर सेलिंग होती है, ओपन फाइलें हमने बेची होती हैं, क्लोज ही नहीं होती। बाद में लोग आते हैं, वो कहते हैं क्लोज करें, वो क्लोज 2-2 साल 3-3 साल। हमने सिर्फ इसी वजह से ना डील्स ना दे के हमने अपना नुकसान किया। देखिए फाइनेंशियल ज़रूरत तो हमें भी है ना प्रोजेक्ट डेवलप करने में, हर इंसान को होती है। ओपन फाइलें देते फिर भी फाइनेंशियल आता है, लेकिन हमने अपने ऊपर पेन लिया, अपने फाइनेंस को अपने जेब से किया। लेकिन हमने ये 2 चीज़ें नहीं की कि जिस दिन हम अपने प्लाट की बुकिंग बंद करेंगे ना, उसके अगले दिन हमारा प्लाट प्रॉफिट पे खड़ा हो। और देखें, आप एक बात जानते हैं, लोग यहाँ पे मार्केट में ओपन क्लोज फाइल का झंझट क्या है। जिसकी ओपन फाइल है वो बिकती है क्योंकि वो कंपनी दे रही होती है, क्लोज फाइल कस्टमर की होती है, वो बिकती है। हमारे प्रोजेक्ट में है ही नहीं है क्लोज फाइल, ओपन फाइल, तो कस्टमर की फाइल बिकेगी। फिर डीलें नहीं है कि कोटे किसी के पास पड़े। तो ये हमने पहले दिन से अपने प्रोजेक्ट में रीसेल को खड़ा करना चाहते हैं और अच्छे टर्म्स के साथ। मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदे ने आपसे प्लॉट ख़रीद लिया, जिस तरह से अभी आपने बात की है, एक बंदा प्लॉट जो है ना आपसे परचेज़ कर लिया उसने, उसके बाद ड्यू टू XYZ रीज़न वो नहीं कंटिन्यू कर सकता, वो एग्ज़िट लेना चाहता है, तो कंपनी की क्या पॉलिसी है? क्या कंपनी उसको बायबैक की ऑप्शन देगी ताकि है कि वो कस्टमर जो है सेफली एग्ज़िट कर सके, उसका कोई नुकसान ना हो इसमें? देखें, जो भी कोई कस्टमर हमारे से प्रोजेक्ट में बुकिंग कराता है, उसकी कंपनी की, हर कंपनी की एक रिफ़ंड पॉलिसी होती है जो कि फ़ाइल के पीछे लिखी हुई है। इसके अलावा हम मल्टीपल मर्जिंग के ऑप्शन दे देते हैं कस्टमर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट कि यार आप किसी और कस्टमर में जो आप में वो मर्ज कर लें अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन जो उस वक्त पॉलिसी बनाई होती है, वो तो हमने देनी है। हम सबसे ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। रिफ़ंड, बाई बैक या मर्जिंग, ये कभी प्रॉफिटेबल सौदा कभी भी नहीं होगा कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए प्रॉफिटेबल तब होगा जब उसकी रीसेल में मार्केट में प्रॉफिट पे बिके। कंपनी तो टाइम देती है, इतने दिनों बाद कुछ एक्सेट्रा पॉलिसी बनाती है। हमने सिर्फ रीसेल खड़े करने के लिए तो अपने ऊपर 2 आई तकलीफ़ें झेली हैं ना, क्योंकि रीसेल में दूसरा कस्टमर अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। हमने नया रेट में 3 लाख का फ़र्क रखा है, इसलिए रखा है कि पुराने रेट वाले को कुछ अच्छा प्रॉफिट मिले। तो क्या जब आपका नया रेट आ जाएगा, पुराना वाला रेट जब वो 100% बंद हो जाएगा? क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ये भी देखा है कि जी नया रेट भी आ जाता है, पुराने वाला भी चल रहा होता है, उसकी वजह से कस्टमर को नुकसान होता है। कस्टमर को नुकसान ये होता है कि नया रेट जो चल रहा होता है वो पुराने रेट के ऊपर बुकिंग करवा लेता है, तो जो पुराने वाले जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जिन्होंने साल 2-2 साल से अपनी पेमेंट लगाई होती है, वो भी वहीं पर स्टैंड करते हैं, जो कि आज आके फ्रेश बुकिंग करवाने वाला बंदा उसी जगह के ऊपर स्टैंड करता है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आप स्ट्रिक्टली इस पॉलिसी को जो है वो मॉनिटर करेंगे, इसको देखेंगे कि जी पुराना रेट एक दफ़ा बंद हो गया तो बंद हो गया, अब उसके बाद नहीं हो सकती कोई भी बुकिंग उसके ऊपर? देखिए जी, जो हमारा पुराना रेट है ना वो हम 100% बंद करेंगे। इसी वजह से तो डील नहीं दी ना, क्योंकि डील हमें ब्लैकमेल करती है। वो उनका भी राइट है ना, जिसने हमें पैसे दिए वो कहता है जी मैंने पैसे दिए। वो कस्टमर का भी राइट है कि यार मैंने बुकिंग की हुई है तो मुझे जो नहीं है वो अब नए रेट पे आप क्यों नहीं करते। तो इन दोनों प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए हमने कहा यार क्या किया जाए। तो हमने कहा हम अपने ऊपर तकलीफ झेल लेते हैं, ना ओपन फाइल दो ना डील दो, ताकि कस्टमर भी कल को गिला ना कर सके और वो बंदा भी हमसे गिला ना करे जी मैंने पैसे दिए थे मुझे अब पुराने रेट पे बुकिंग करवाओ। नाज़रीन, ये जितने भी सवालात मैंने किए हैं ना, ये सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ कि हम लोग आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को स्केयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जब भी हम आपकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं उससे पहले हमारी 100% कोशिश ये होती है कि हम उस प्रोजेक्ट की मुकम्मल तौर पर छानबीन कर लें, उसकी तहकीक कर लें, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना हो। इसके अंदर 1-2 और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, वो मैं एंड के ऊपर आपको बताऊँगा। वो क्या है? वो है इसका इंश्योरेंस पॉलिसी। वो भी हम शाजी से अभी पूछेंगे, लेकिन उस सवाल को मैं एंड पे रखूँगा। उससे पहले मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं ना वो कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर आपसे फ़ाइल ख़रीद लेते हैं,
ان کو ڈیولپمنٹ چارجز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ جا کے جب 4 سال گزر جاتے ہیں, جب وہ اچھا خاصا پیسہ اپنا لگا چکے ہوتے ہیں, اس وقت جا کے ان کے سر کے اوپر بم پھوڑ دیا جاتا ہے, جی اتنے آپ کے ڈیولپمنٹ چارجز ہیں. آپ کے ڈیولپمنٹ چارجز کیا ہوں گے؟ اچھا جی دیکھیے, ہمارا تو کلیئر کٹ ہے, ہم نے کوئی ایمبیگوٹی نہیں رکھی, کیونکہ ہمارے والدین نے نا, ہماری 3rd جنریشن ہے بزنس میں, انہوں نے کہا ہے کہ آپ جتنا کلیئر اور صاف ستھرا بزنس کریں گے اتنے لانگ کریں گے. اور ایز اے کلیئر بزنس مین ہمارا یہ کہ ایمبیگوٹی رکھے ہی نہیں جس پر کل ہم سے کوئی سوال کرے. نمبر 1, جو آج ہم سے ڈیولپمنٹ چارجز مانگ رہا ہے, تو اس کے آج ہم نے ڈیفائن کیے ہیں 8,40,000 روپے, اور وہ ود ڈیولپمنٹ چارجز بکنگ 8,40,000 جو ہے 5 مرلہ 5 مرلے کے اوپر 5 مرلہ کے چارج. تقریباً یہ 1,68,000 سے ایک کچھ آس پاس اس کا ڈیولپمنٹ چارج, جو مارکیٹ میں اس وقت سب سے کم ہے, یہ بھی آپ اس وقت کے حالات میں کم ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس میں ہمیں کچھ نفع یا نقصان بھی ہوتا ہے, پھر ہم نے کیونکہ پیسے لیے ہم نے کمٹ کیا, تو ہم اس کو بیئر کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بعد میں دوں گا, تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے سیم ہو. دیکھیں میں ایک بات یاد رکھیں, ڈیولپمنٹ چارجز نہ میرے کنٹرول میں نہ کلائنٹ کے کنٹرول میں, یہ ڈالر کے ساتھ ہے. پاکستان میں 2000 سے لے کے 2008 تک ڈالر سیم رہا, تو اگر ہمارے ملک میں آگے بھی ڈالر سیم رہتا ہے تو ڈیولپمنٹ چارجز سیم رہیں گے. اگر ڈالر میں جو اصل میں جو میں دوسرے ڈیولپرز کو بھی اس لیے برا نہیں کہوں گا کہ ڈالر پرائس میں ڈبل چینج آیا ہے 5 سالوں میں, تو پھر ان کی نظر میں ڈیولپر چارجز میں بھی اس طرح سے چینج آیا ہے. لیکن ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ڈیولپر آگے جو ہم نے اکنامکس کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اب ڈالر جو ہے نا اگلے 5 سال تک یا 3 سال تک سسٹینیبل پوزیشن پہ رہے گا. تو جو لوگ اگر ابھی وداؤٹ ڈیولپمنٹ چارجز بھی بکنگ کرا رہے ہیں تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, بشرطے کہ ڈالر سیم رہے. بشرطے کہ ڈالر سیم رہے. یہ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کی قسمت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈالر آپ کا سیم رہتا ہے یا اوپر جاتا ہے. لیکن میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بکنگ کروانی ہے تو دونوں پلانس آپ کے پاس موجود ہیں. آپ صرف کاسٹ آف لینڈ کے اوپر بھی بکنگ کروا سکتے ہیں اور ود ڈیولپمنٹ چارجز بھی بکنگ کروا سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا, اگر ود ڈیولپمنٹ چارجز آپ بکنگ کروائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل آ جا کے اگر ڈالر ریٹ اوپر بھی چلا جاتا ہے, کنسٹرکشن کاسٹ اوپر بھی چلی جاتی ہے, ڈیولپمنٹ ریٹ چینج بھی ہوتے ہیں, تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا, آپ کو فائدہ ہی ہوگا. آخری سوال آپ سے شاہ جی, یہ ایک آپ نے انشورنس پالیسی کا ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے اس کے اندر, ریئل اسٹیٹ کے اندر, یہ کیا چیز ہے؟ اچھا, دوسرا آپ کو پہلے اس کا بتاؤں کہ جو کاسٹ آف لینڈ لے رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ جو انفلیشن ریٹ ہے نا ہمارے ملک میں وہ 140%, تو وہ آج جس ریٹ پہ رہ رہا ہے نا, تو کل جب ریٹ بڑے ہوں گے تو اگر اس نے کاسٹ آف لینڈ بھی لیا ہوگا تو اس کا پلاٹ اتنے پروفٹ میں ہوگا کہ اس کو انفلیشن کا بڑا فائدہ ہو جائے گا. وہ ایک کی جگہ 2 بکنگ کرا کے قسطیں کنٹینیو کریں, یہ میں آپ کو نصیحت دوں گا. اس کو ڈیولپمنٹ چارجز کے ایک پلاٹ بیچ کے وہ ڈیولپمنٹ چارجز تب بھی آرام سے, بلکہ شاید ڈبل سے زیادہ اس کو بینیفٹ بھی ہو. تو ضروری نہیں ہے, ہر ایک کا فائنینشیل بجٹ ہے, آپ یقین کریں کسٹمر کو اس کے بجٹ کے حساب سے ہمیں دیکھنا چاہیے. جیسے آپ نے یہ بات کی تو اس کے ساتھ آپ نے انشورنس کی بات کی. دیکھیں کسی بھی پروجیکٹ کے لیے اس کا کسٹمر سب سے زیادہ ہوتا ہے. جب تک کوئی پروجیکٹ یہ بات سمجھتا ہے نا تو اس کی ترقی ہوتی ہے, کیونکہ کسٹمر ہی بیس ہے, وہی اس کا بلڈ ہے. تو ہم نے اپنے کسٹمر کے لیے کہا ہے کہ اگر ان کیس ہمارا کسٹمر کسی بھی وجہ سے حادثاتی یا نیچرل ڈیتھ اس کو ہو جاتی ہے, اب اس کے پیچھے دینے والے کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میرے بچوں کا پلاٹ ہوگا, تو وہ خواب پورا کرنے کے لیے ہم نے EFU کو اپنے ساتھ آن بورڈ کیا. ہم ان کی جگہ پہ پریمیم بھریں گے, پلاٹ کی کاسٹ آف لینڈ میں سے جیب سے پریمیم ہم بھریں گے, اور اگر اللہ نہ کرے ہمارا کسی بھی کسٹمر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ پیمنٹ EFU بھرے گا. EFU بھرے گا, یہ نہیں ہے کہ فری نہیں ہے, یہ EFU ہمیں پیسے دے گا, ہم EFU کو کسٹمر کی بیہاف پہ پیمنٹ دیں گے. مطلب یہ ہوا کہ اس کے جو ورثہ ہوں گے ان کو پلاٹ بائی اینی مینز مل جائے گا. اگر خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے وہ کنٹینیو نہیں کر پا رہے ہیں, مطلب کوئی ان کے سورس آف انکم نہیں رہا, اس کے بعد جو بھی بندہ ان کا کمانے والا تھا, تو ان کی جگہ پہ EFU جو ہے ان کی پیمنٹس کرے گا اور اس کے بدلے میں آپ ان کو پلاٹ ڈیلیور کریں گے. بہترین ہو گیا. شاہ جی ایک آخری چیز یہاں پہ ہم آپ سے بولنا چاہیں گے کہ دیکھیں ہم نے ہمیشہ اپنے کسٹمر کا خیال رکھا ہے, اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پروجیکٹ میں بھی اپنے کسٹمر کا خیال رکھیں گے. اگر کوئی بھی خدا نخواستہ جو باتیں ابھی ہوئی ہیں ساری کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کی ہیں, یہ ہم اپنے چینل کے اوپر بھی جو ہے اس کو جو ہے پبلش کریں گے. اگر کل کلام کوئی بھی آپ کی ایسی پالیسی جو کہ اس سے کانٹراڈکٹ کرے گی, ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, ہم آپ کے خلاف بھی کھڑے ہیں. آپ بھی بھائی ہیں, جن لوگوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کر کے انویسٹمنٹ کرنی ہے, ہم ان کے بھی جو انٹرسٹ ہوں گے ان کا بھی تحفظ کریں گے. اس میں آپ نے اپنی ان جو باتیں آپ نے کی ہیں ان کے اوپر آپ نے ہمیں گارنٹی دینی ہے کہ جی آپ جو بھی یہاں پہ بات کر کے جا رہے ہیں وہ ساری کی ساری انشاءاللہ تعالیٰ کمٹ ہوں گی, پوری ہوں گی.
इंशाल्लाह सर, हमारा जो नहीं है, हम अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। हमने अपने अमल से अभी तक साबित किया है, बाकी तो हर काम अल्लाह के हाथ में, ये बात हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए बेशक सही। कि हम अल्लाह के साथ जो ज़िद करके तो नहीं खड़े हो सकते। अल्लाह ने जिस तरह पहले रहम और करम किया इसी तरह कराया तो इंशाल्लाह आपको फ़ख्र होगा कि आपने इस प्रोजेक्ट के साथ काम किया है। और देखें, मैंने आपको पहले ही कहा कि आपके लिए भी फ़र्स्ट प्रायोरिटी कस्टमर होना चाहिए और मेरे लिए भी फ़र्स्ट प्रायोरिटी कस्टमर ही है, आपसे भी ज़्यादा, क्योंकि वो हमारे प्रोजेक्ट का कस्टमर है। तो अगर हम कोई भी तकलीफ़ देंगे ना, वो आपको नहीं देंगे तकलीफ़, तो हम अपने कस्टमर को देंगे, अपने ब्लड को देंगे, अपने ब्लड को कैंसर लगाएंगे। ये तो मैं, जो असल में सस्टेनेबल बिज़नेस नहीं करते उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं, हम तो ये सारी चीज़ें गौर करें। लेकिन एक बात मैं आपको फिर कहूँगा कि ये टू वे मायदा है, एक तरफ हमारे से मायदा है डेवलपमेंट की, डिलीवरी का, ऐसे ही दूसरी तरफ से मायदा है किस्तों का और टाइमली किस्तों का। किस्तों का ये भी आपने उनको याद दिलाते रहना। मुआहदा जी दो तरफ़ा होता है हमेशा। शाह जी ने आपको बता दिया, आपने किस्तें देनी है और हमने आपको शाह जी से डिलीवरियाँ लेके देनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लेक शोर सिटी के अंदर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर ज़रूर रब्ता करें। हम इंशाल्लाह ताला आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फ़र्रुख शराज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।